जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। और अभी एडुटेरिया का जो मार्केट में नया प्रैक्टिस सेट आया हुआ है आपको बिहार पुलिस का, तो उसका भी हम आपको करवा रहे हैं। इसी सीरीज में आपको इसमें डिटेल से दिया गया है, तो ये बहुत ही अच्छा है। और पिछला जो भी रुक्मिणी का, किरण का वो सब डाला गया, वो सब भी अपने आप में अच्छे हैं। और लगभग सभी के जो पैरेलल है, अगर आप में किरण का जैसे कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चल रहे हैं, आप चाहें तो उससे भी ये जान सकते हैं कि किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। और लगभग चाहे कोई भी पब्लिकेशन हो, प्रश्न लगभग एक ही टाइप के रहते हैं। तो आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन अपलोड किए जा रहे हैं उनको भी आप ज़रूर देखें। तो चलिए, जो एडुटेरिया का हमारा पहला प्रैक्टिस सेट हो चुका है, दूसरा प्रैक्टिस सेट देखते हैं। दूसरा प्रैक्टिस सेट का पहला सवाल देखिए, यहाँ पर है पढ़ना का क्रिया भेद क्या है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सकर्मक हो जाएगा। इसमें सकर्मक क्रिया वह क्रिया है जिसमें कर्ता द्वारा किया गया कार्य किसी अन्य चीज को प्रभावित करता है, वहां पर सकर्मक क्रिया होती है। जैसे पढ़ना एक क्रिया है जिसका प्रभाव वाक्य पर पड़ेगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि पायोधि समानार्थी शब्द है किसके। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर डी, समुद्र का हो जाएगा। पायोधि का पर्यायवाची है समुद्र है, सागर है, अर्णव है, जलधि है, निरिधि है और वारिश इत्यादि है। इसी प्रकार दूध का जो पर्यायवाची है दुग्ध है, क्षीर है, पय है, गौड़स है तथा स्तन्य है। और पानी का जो पर्यायवाची, अगर जिसे अब नीर कहेंगे, जल कहेंगे इत्यादि, ये सब है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि अधिकरण कारक के चिन्ह हैं, कौन सा हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें में और पर, जिस शब्द से क्रिया के आधार के होने का बोध होता है अधिकरण कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह में तथा पर है। इसके जो विभक्ति चिन्ह है उसमें में तथा पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेंगे, वृद्धि का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न ये इसमें अपोजिट पूछा जा रहा है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्षय। वृद्धि क्या होता है कि धीरे धीरे कोई चीज में क्रमिक विकास होता है, और क्षय होता है कि कोई चीज में धीरे धीरे कमी आती है। तो इसका विपरीतार्थक शब्द एक तरह से ये हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, शैशव शब्द बना संज्ञा शब्द है। शैशव शब्द से जो संज्ञा शब्द बना है वह क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर ए, भाववाचक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वे क्या कहलाएंगे। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा डी नंबर, तत्सम कहलाएंगे। और जो जैसे कि जो संस्कृत के मूल शब्द जो शब्द हैं और मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं तो उसे हम तत्सम कहते हैं। और वे शब्द जिनकी उत्पत्ति के मूल का पता ना हो परंतु वे प्रचलन में हो, ऐसे शब्द को देशज कहते हैं। जैसे लोटा, कटोरा, ये तो स्थानीय भाषा में चले आ रहे हैं। कटोरा, खिड़की, चिड़िया, खिचड़ी इत्यादि। और संस्कृत के कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हिंदी में भी बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं, तत्सम कहलाते हैं। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें थोड़ा सा परिवर्तन करके हिंदी में प्रयुक्त किया जाता है। जैसे मुख से मुंह हो जाएगा और ग्राम से गांव हो जाएगा। तो मुख यहाँ पर हो गया आपको संस्कृत का जो है, और तत्सम शब्द में इसको जो है तत्सम जैसे इसको हिंदी में यूज करते हैं तो वो मुंह हो जाएगा और ग्राम का गांव हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भर पेट किस समास का उदाहरण है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर ए, अवयवी भाव समास का हो जाएगा। जिस समास का पहला पद अवयव हो और जिससे बना समस्त पद क्रिया विशेषण की तरह प्रयुक्त होता हो उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। जैसे प्रतिदिन, यथाशक्ति, प्रतिमास, आजन्म तथा भरपेट इत्यादि। इन सामासिक शब्दों का जो पहला पद है क्रमशः प्रति, यथा, प्रति, आ और भर से ये जो है अवयव है इनके। अगला प्रश्न देखते हैं कि कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कवयत्री हो जाएगा। अगला जो कवि एक हालांकि समूहवाचक शब्द है जिसका जो स्त्रीलिंग रूप है आपको कवयत्री होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी भाषा में कुल व्यंजन कितने हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 33 हो जाएगा।
हिंदी वर्णमाला में मूलतः 33 व्यंजन है, और जब आपको इनका जो है देवनागरी लिपि में संयोग के बाद रूप परिवर्तन होने के कारण से आपको जो 3 और है, जैसे कि अक्ष, त्र और ज्ञ को है, ये भी आपको इन तीनों को भी व्यंजन मानकर गिना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, त का उच्चारण कहाँ से होता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दंत से। अगर आप किसी भी प्रकार का अगर आपको उच्चारण से संबंधित प्रश्न पूछा जाए तो उसी समय अपने आप को उस चीज का उच्चारण कीजिए, खुद उस चीज को कीजिए और देखिए कि जीव, ओष्ठ, दंत अथवा तालु कहाँ कौन सा लगता है, तो वही उसका आंसर हो जाएगा, सटीक आंसर। चलिए ये देख लेते हैं यहाँ पे, फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल ग्राउंड आई एम अवर्स टू डैश, तो इसमें क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ड्रिंकिंग हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक विथ द राइट होमोफोन द डैश कैट्स एंड शार्प, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पाउस। अगला प्रश्न देख लेते हैं, फाइंड द सुटेबल एडजेक्टिव्स ऑफ द गिवन वर्ड अफेक्शन, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक विद द राइट पार्टिसिपल हीज स्पीच वाज डैश, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्पेल बाउंड। अगला प्रश्न देख लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक विथ अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन ही ट्रेवल डैश कार, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाय हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल आर्टिकल लेट अस प्ले डैश चेज, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, द। अगला देख लेते हैं, यूज द करेक्ट एंटोनॉम फॉर द बोल्ड वर्ड माला लुक्स प्रीटी, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अगली प्रीटी का जो अपोजिट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि चेंज द फॉलोइंग नाउन इनटू वर्ब एप्लीकेशन, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ये फिल इन द ब्लैंक विथ राइट इन्फिनेटिव इट इज नॉट इजी डैश ऑल पीपल, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टू प्लीज। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि राइट द करेक्ट प्लूरल फ्रॉम ऑफ द गिवन वर्ड, तो थीप का क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, थीप्स हो जाएगा। अब आइए अगले प्रश्न जो जीके जीएस का प्रश्न है उसमें देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन के कारण स्कर्वी रोग होता है? तो स्कर्वी रोग के बारे में जैसे कि आप लोग जानते हैं, स्कर्वी रोग जो है आपको विटामिन आपको इसमें देख लीजिए, विटामिन ए बी सी जो भी है, तो उन सब से जो भी संबंधित बीमारी होती है उनको आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न बराबर पूछे जाते हैं। जैसे कि आपको किस में हड्डी की जो बीमारी है, किसी में किस विटामिन ए से, जैसे कि एग्जांपल मान के चलिए कि रतौंधी की बीमारी है, विटामिन बी से बहुत सारे B1 B2 थायमिन और इसका नाम है, तो बहुत सारे इसमें विटामिन बी है। जैसे विटामिन सी है, ये आपको स्कर्वी से, इसका ये आंसर ये है। और जैसे विटामिन ई से आपको क्या हो जाएगा कि जो भी आपको जेनेटिक्स, जैसे कि आपको प्रजनन से संबंधित रोग इनसे हो जाते हैं, तो आप विटामिन से जो रिलेटेड जो भी आपको है बीमारी और उसकी रोकथाम वाले जो उपाय हैं उनसे संबंधित आप जरूर याद करने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फीमर हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे जो बड़ी हड्डी है फीमर, आपको ये मानव के जो जंघा के भीतर एकमात्र हड्डी है, और ये मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। फीमर आर्टिकुलेट जो है सिर को हिप जॉइंट बनाने वाली श्रेणी की हड्डी को एस्टाबुलम के साथ जोड़ता है। और ये जो आपको सबसे छोटी हड्डी अगर पूछा जाए मानव शरीर की, तो वो स्टपीज होता है। जो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो कान के मध्य भाग में स्थित होती है। इसके अलावा आपको जो है ह्यूमरस जो है हाथ की एक लंबी हड्डी है जो कंधे से कोहनी तक की चलती है। और आलमा जो है, उसके बाद जो है अल्ना और केहूनी के हड्डी जो आपके बाँह की कलाई में दो हड्डियों में से एक है, दूसरा आपका दायरा है। तो उल्ना जो है आपके प्रकोष्ठ के मध्य तरफ से जो होता है वही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जल की संशुद्धि में
जल की संशुद्धि में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट जिसका फॉर्मूला आपको KMnO4 होता है, एक गहरे बैंगनी रंग का क्रिस्टल या ठोस पदार्थ होता है जो पानी में घुलनशील है। पोटेशियम परमैंगनेट एक प्रबल ऑक्सीकरण एजेंट भी है और इसका उपयोग आपको कार्बनिक यौगिकों को ऑक्सीकरण करने या पानी को कीटाणु रहित करने के लिए किया जा सकता है। इसका उपयोग आपको आतिशबाजी के उत्पादन में भी किया जाता है। अगला प्रश्न देख लेंगे। किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। आपको आइए जान लेते हैं कुछ और इन सब के बारे में। जैसे प्रोटीन है आपका, प्रोटीन अणुओं का एक जटिल समूह है जो शरीर के सभी जरूरी काम करता है। ये बाल, नाखून, हड्डियों और मांसपेशियों को बनाता है। प्रोटीन ऊतकों और अंगों को उनका आकार देता है और उन्हें काम करने में मदद करता है। अब कार्बोहाइड्रेट के बारे में, जिसके बारे में अभी क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट क्या करता है कि ये कार्ब्स चीनी के अणु हैं। प्रोटीन और वसा के साथ कार्बोहाइड्रेट खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों में पाए जाने वाले 3 मुख्य पोषक तत्वों में से एक है। आपका शरीर जो है कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ता है, जो भी हम लोग के बॉडी में होता है। और वसा क्या है? वसा जो है शरीर की जो चिकनाई को जो क्रियाशील बनाए रखने में सहयोग करती है। वसा शरीर के लिए उपयोगी है, किंतु इसकी अधिकता जो है हानिकारक भी होती है। ये मांस तथा वनस्पति समूह दोनों प्रकार से प्राप्त होती है। इससे जो है शरीर को दैनिक कार्यों के लिए जो है शक्ति प्राप्त होती है। और विटामिन का जहाँ तक बात है, इसमें विटामिन या जो भी कहें कि भोजन के लिए अवयव है जिसकी सभी जीवों को अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। रासायनिक रूप से ये कार्बनिक यौगिक होते हैं और उस यौगिक को विटामिन कहा जाता है, जो शरीर द्वारा पर्याप्त मात्रा में स्वयं उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, बल्कि भोजन के रूप में लेना आवश्यक है। जैसे कि आप कोई भी भोजन लेते हैं, किसी में विटामिन ए, किसी में विटामिन बी, तो ये लेना जरूरी है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेफाइट हो जाएगा। इसका जो है आपको ग्रेफाइट का उपयोग हम लोग पेंसिल के जो लीड एवं घड़ियों की कमानी बनाने में होता है। उच्च ताप पर जो चलने वाली मशीनों को इससे तेल या पानी के साथ मिलाकर स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है। और आपको इसमें हीरा का है। हीरा एक पारदर्शी रत्न है। यह रासायनिक रूप से कार्बन का शुद्धतम रूप है। हीरा में प्रत्येक कार्बन परमाणु के 4 परमाणु और अन्य परमाणुओं के साथ जो है सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ा रहता है। और एंथ्रासाइट के बारे में जान लेते हैं। एंथ्रासाइट कोयला जो है कोयले में सबसे अच्छी किस्म का कोयला है। इसका रंग काला होता है, पर हाथ में लेने पर इससे काला नहीं लगता है। यानी कि अगर आप इसे हाथ में लेंगे तो काला नहीं लगेगा। ये कोयले का सबसे उत्तम प्रकार है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण क्या है? मतलब हाई ब्लड प्रेशर के बारे में पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मानसिक तनाव। जब आपको मानसिक तनाव रहता है तब हाइपरटेंशन या उसे उक्त रक्तचाप जो ब्लड प्रेशर के बारे में भी कह सकते हैं कि जिससे क्या होता है कि कभी कभी धमनी जो है हमारे शरीर का जो है उसे उक्त रक्तचाप जैसे हाइपरटेंशन हो जाता है। किसी को ब्लड प्रेशर की जो बीमारी है, तो एक पुरानी चिकित्सीय स्थिति है इसमें, जिसमें क्या होता है कि धमनियों में जो है ब्लड का जो है प्रवाह बढ़ जाता है, दबाव बढ़ जाता है। दबाव की वृद्धि के कारण जो है रक्त की धमनियों में जो है रक्त का प्रवाह बनाए रखने के लिए दिल को सामान्य से अधिक काम करने की आवश्यकता पड़ती है। रक्तचाप में 2 माप शामिल है, एक है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। इसमें क्या होता है, जो इस पर निर्भर करती है कि हृदय की मांसपेशियों में संकुचन हो रहा है या धड़कनों के बीच तनाव मुक्ता डायस्टोल हो रही है। अर्थात कि जैसे आप समझा रहे हैं कि आपको जैसे अगर आपको हाइपरटेंशन हाई ब्लड प्रेशर होता है, उससे क्या होता है कि दिल में जो है ब्लड का या तो कमी हो जाएगा या प्रेशर अधिक हो जाएगा। तो दोनों ही स्थिति में क्या होता है कि जो हमारा वाल्व है या ब्लड हृदयाघात होने की संभावना रहती है, या फिर उससे चौक होने की संभावना रहती है, तो या फिर किसी का ब्रेन हेमरेज हो जाता है इस कारण से। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
खून की कमी से आपको एनीमिया बीमारी होती है। अगला प्रश्न देख लेंगे कि एक विद्युत चालक में विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत आवेश जो है द्रव के साथ जुड़ी हुई वह अदिश भौतिक राशि है जिसके कारण चुंबकीय और वैद्युत प्रभाव उत्पन्न होते हैं, आवेश कहलाती है। अब विद्युत धारा के बारे में आपको बताते हैं कि विद्युत धारा एक प्रकार से विद्युत आवेशों का प्रवाह है। ठोस चालकों में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण तथा तरलों में आयनों के साथ इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण विद्युत धारा बनती है। विद्युत धारा की दिशा धन आवेश की गति की दिशा की ओर मानी जाती है। और इसी प्रकार आपको विद्युत परिपथ के बारे में बताते हैं कि विद्युत परिपथ जो है विद्युत धारा के सतत और बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। परिपथ के टूट जाने से विद्युत धारा का प्रभाव समाप्त हो जाता है, अर्थात अगर आपने कोई तार में या जो करंट जा रहा है अगर आप बीच से टूट जाए तो फिर वो फ्लो समाप्त हो जाता है। विद्युत सेल आप किसे कहते हैं, जैसा विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके किसी परिपथ में आवेश के प्रवाह को निरंतर लगातार बनाए रखती है। अगला प्रश्न देखेंगे, हैजा किसके कारण से होता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैक्टीरिया हो जाएगा। हैजा एक संक्रामक रोग है जो वाइब्रियो कॉलरी नामक जीवाणु के एंट्रोटॉक्सिन उत्पन्न करने वाले स्ट्रेन के कारण से होता है। मनुष्य में इसका संचरण जो है इस जीवाणु के द्वारा दूषित भोजन या पानी को ग्रहण करने के माध्यम से होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जॉन डाल्टन के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे कि वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 78.03%। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ढोकला बनाने में प्रयुक्त विधि क्या है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खमीरीकरण हो जाएगा। खमीरीकरण वह होता है जिसमें कि खाद्य पदार्थ में उपस्थित सूक्ष्मजीव आवश्यक भौतिक व रासायनिक परिवर्तन लाते हैं जिससे पोषक तत्व जो भी हमारे जो न्यूट्रिशन है पोषक तत्व हैं शीघ्र पचने वाले यौगिकों में बदल जाते हैं और उसे खमीरीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीवाणु के द्वारा होता है। अगला प्रश्न देखेंगे कि आधुनिक टीवी की जो स्क्रीन है किन से बनी होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रकाश उत्सर्जन वाले डायोड से। अगला इसमें जो है आपको ट्रांजिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, यह पी और एन प्रकार के अर्धचालक के माध्यम से बनाया गया है। जब अर्धचालक को एक ही प्रकार के अर्धचालकों के बीच के केंद्र में रखा जाता है तो इसकी व्यवस्था को ट्रांजिस्टर कहते हैं। अगला प्रश्न देख लेंगे, विद्युत की प्रेस, हीटर, विद्युत केतली आदि किस तत्व की बनी होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नाइक्रोम की हो जाएगा। अचुंबकीय गुणों वाली मिश्र धातु है ये नाइक्रोम, और यह जो है निकेल, क्रोमियम तथा लोहे से मिलकर बनती है। मुख्य रूप से इसका उपयोग प्रतिरोधक तार बनाने में किया जाता है। नाइक्रोम मिश्र धातु बिना पिघले हुए उच्च ताप तक गर्म की जा सकती है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, ब्रुसेलोसिस नामक बीमारी का कारक क्या है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीवाणु हो जाएगा। ये रोग ब्रुसेल्ला एबोरेटस नामक जो जीवाणु होता है उसके द्वारा होता है और जानवरों से मनुष्य में फैलने वाला संक्रमण है जो ज्यादातर बिना पाश्चुरीकृत किए दूधों के उत्पाद से होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा, एक मिनट, तो इस प्रश्न का जो है 35 नंबर का इसका सवाल हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीवाणु हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु अति संक्रामक रोग चेचक के लिए जिम्मेदार माना गया है अर्थात समझा गया है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसमें है वेरिशेला विषाणु। इसमें जो है आपको वेरिशेला विषाणु जो है चिकन पॉक्स होने का कारण होता है और वेरिशेला जोस्टर नामक का विषाणु होता है। इस विषाणु के शिकार लोगों में जो है पूरे शरीर में फुंसियों जैसी चकतियाँ हो जाती है और इसमें जो है हमारे भारत में जो है इसको स्थानीय भाषा में माता के नाम से जाना जाता है।
अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर पहली बार जजिया कर लगाया था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। फिरोज शाह तुगलक जो है गयासुद्दीन तुगलक के छोटे भाई का पुत्र था और उनके द्वारा जो है 4 प्रकार के कर वसूल किए गए। एक खराज भूमि की उपज का 1/10% लेते थे। खम्स जो था कि लूट का जो युद्ध में लूट का था उसमें 1/5 भाग लेते थे। और जजिया जो है वो पोल टैक्स होता था, उसे ब्राह्मणों पर भी वो लगवाया था। इस प्रकार से और एक उनके द्वारा जो है विशिष्ट धार्मिक उद्देश्यों के लिए मुसलमानों पर भी जकात कर लगाया गया था उनके द्वारा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वक्र कर की दरों तथा सरकारी राजस्व के बीच संबंध को दर्शाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉफर वक्र। लॉफर वक्र सरकारों द्वारा एकत्रित कर दरों और राजस्व के बीच संबंध को दर्शाता है। वक्र यह बताता है कि जैसे जैसे निम्न स्तरों से बढ़ते हैं सरकार द्वारा एकत्रित कर का राजस्व भी बढ़ता है। अगला प्रश्न देखेंगे कि डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला पर स्थित है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नीलगिरी पहाड़ियाँ। नीलगिरी का जो सबसे ऊंची चोटी है ये आपको डोडा बेटा है। इसकी ऊंचाई आपको 2637 मीटर है और आपको ये दक्षिण में आपको नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं जो आपको ये वाला पार्ट में यहाँ दोनों को मिलाने का काम करती है। अगला प्रश्न देखेंगे कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति पद की अवधि जो है 5 वर्ष है, परंतु वह उससे पहले भी पद त्याग कर सकता है। जैसे कि उनके द्वारा अब उपराष्ट्रपति को अपना उनको त्यागपत्र देना है तो उपराष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे देगा, जिसका कि जिक्र अनुच्छेद 56 में भी है। और या फिर उन पर महाभियोग द्वारा अगर उनको हटाया गया है तो अनुच्छेद 61 के द्वारा तो भी वो उपराष्ट्रपति को देंगे। अगला प्रश्न देखेंगे कि बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे मीर कासिम और अंग्रेज दिया हुआ है, इसमें हालांकि मीर कासिम के तरफ से अवध के नवाब और आपको इसमें जो है मुगल बादशाह जो थे उसमें शाह आलम द्वितीय भी शामिल थे। और इसमें हुआ क्या था कि जैसे कि आपको पहले जो 1757 की जो पलासी की युद्ध हुई थी उसके बाद जो है मीर कासिम अपनी राजधानी मुंगेर स्थानांतरित करते हैं। फिर अवध के नवाब और शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट जो है शाह आलम द्वितीय, जो अवध के नवाब थे शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर ये लड़ाई लड़ना चाहते हैं, परंतु ये संयुक्त लड़ाई भी हार जाते हैं। और इस युद्ध में जो है अंग्रेज सेनापति आपको हेक्टर मुनरो थे, जिसके बाद आपको रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा दिसंबर 1765 में आपको इलाहाबाद की संधि होती है और शाह आलम द्वितीय के द्वारा जो है बिहार, उड़ीसा और बंगाल की दीवानी उनको प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे कि बिंबिसार किस वंश का राजा था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हड़यक हो जाएगा। हड़यक वंश का जो स्थापना है बिंबिसार के द्वारा किया गया था। बिंबिसार जो है मगध की गद्दी पर 544 ईस्वी पूर्व में, ये जो भी डिटेल आपको बौद्ध धर्म ग्रंथ के अनुसार से है, 544 ईस्वी पूर्व बैठा था। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था और उन्होंने राजगृह का निर्माण कर अपनी राजधानी बनाया था। यह लगभग 52 वर्षों तक शासन किया और बिंबिसार ने ही राजवैद्य जीवक को महात्मा बुद्ध की सेवा में भेजा था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परमार हो जाएगा। राजा भोज मालवा के परमार वंश का जो है 9वां यशस्वी राजा था। उसने 1018 से 1060 ईस्वी तक शासन किया। उसकी राजधानी धार थी। अगला प्रश्न देखेंगे, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो ये आप सभी जानते हैं, जो हमारी पृथ्वी का जो प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह यह चंद्रमा है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की औसत दूरी लगभग 4 लाख किलोमीटर है। 3,80,000 किलोमीटर भी कहीं 4 लाख होता है। पृथ्वी से चंद्रमा का लगभग 57% भाग ही हम लोग देख सकते हैं और चंद्रमा का जो को हम लोग जीवाश्म ग्रह के रूप में भी जानते हैं। और चंद्रमा जो है पृथ्वी की परिक्रमा आपको 27 दिन 8 घंटे में पूरा कर लेता है और इतने ही समय में अपने अक्ष पर घूर्णन कर लेता है। और जो चंद्रमा का जो प्रकाश को आने में पृथ्वी पर आपको 1.3 सेकंड का समय लगता है। अगला प्रश्न देख लेंगे, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु अंगद देव जी के द्वारा।
गुरुमुखी लिपि की शुरुआत गुरु अंगद देव जी जो सिख संप्रदाय के दूसरे गुरु थे उनके द्वारा किया गया था। गुरु अर्जुन देव जो जिनके द्वारा आदि ग्रंथ की रचना की गई वो सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु जो है इनका ये आदि ग्रंथ की जो रचना है ये अर्जुन देव के द्वारा की गई और गुरुमुखी लिपि की शुरुआत जो है आपको गुरु अंगद के द्वारा की गई। और सिख के जो 10वें एवं अंतिम गुरु हैं वो आपको गुरु गोविंद सिंह हुए हैं और इन्होंने अपने आप को सच्चा पातशाह कहा था। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को ही वर्तमान रूप दे दिया और कहा कि अब से जो है गुरुवाणी सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगी। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में से ही चुनना है आपको। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तमिलनाडु, क्योंकि यहाँ एक नंबर में केरल होना चाहिए। केरल का आपको 1084 है, उसके बाद तमिलनाडु ही आपको 996 है। अगला प्रश्न देखेंगे कि भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, अर्थात सबसे बड़ा राज्य। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत के और अन्य राज्य हैं, राजस्थान है, उसके बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एवं गुजरात है और सभी राज्य हैं। उसके बाद अब ये अगला प्रश्न देख लेंगे कि किस संशोधन के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है आपको हमारे पंचायती राज संस्थाओं को एक बल प्रदान हुआ और उसके बाद इसे जो है भाग 9 में जोड़ा गया है। इसके अनुच्छेद जो 243 और 243 क से लेके य तक है या 9 तक आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1931 में हो जाएगा। महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच जो है समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। इस समझौते के तहत कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोकना पड़ा था। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए लंबित रख सकती है, अर्थात रोक के रख सकती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 14 दिनों के लिए। अब क्या करेगी कि संविधान का जो अनुच्छेद है आपको 109 के तहत धन विधेयक जो है राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। धन विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है और धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किए जाने के पश्चात राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए प्रेषित किया जाता है, जिसे अगर राज्यसभा चाहे तो आपको 14 दिन तक के लिए रोक सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देते हैं क्या कहलाते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है रिवर्स रेपो रेट। जब हमारी जो केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है आपको अगर हमारी वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देती है तो जिस दर पे वह ऋण देती है वह रेपो रेट कहलाती है, अर्थात रेपो दर। और जब हमारे जो वाणिज्यिक बैंक है अपने पैसा आरबीआई के पास जमा कराती है तो उनका जो ब्याज मिलता है या फिर जिस दर पे करते हैं उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, रथ यात्रा प्रसिद्ध त्योहार है कहाँ का। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर ए पुरी का हो जाएगा। उड़ीसा प्रांत में जो समुद्र के तट पर स्थित पुरी हिंदुओं का जो है पवित्र तीर्थ स्थल है। इसकी स्थापना शंकराचार्य जी के द्वारा की गई थी। इसे चारों धामों में एक माना जाता है। यहाँ राजा अवंती वर्मन के द्वारा जो है अवंती वर्मन के द्वारा और आपको भगवान जगन्नाथ मंदिर का जो है निर्माण कराया गया है और रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ के सम्मान में मनाया जाने वाला त्योहार है। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए इस प्रश्न में आपको जो भी संसद का नाम है उसके बारे में हम बताते हैं और आपको ये आपको लुसेंट के मिसलेनियस टॉपिक से आपको इन सब चीज़ों का वर्णन वहाँ पे मिल जाएगा। तो ये प्रश्न देख लेते हैं कि इजराइल की संसद का नाम क्या है या किस नाम से प्रसिद्ध है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नेसेट कहते हैं हम लोग उसे। और डाइट जो है आपको वो जापान की संसद का नाम है और इसमें आपको यहाँ पे मजलिस जो है आपको ईरान की संसद का नाम है और नेशनल पंचायत आपको ये या फिर राष्ट्रीय पंचायत इसको कह सकते हैं कि नेपाल की संसद का नाम है और जातीय संसद आपको बंगाल की संसद का नाम है और
अगर पूछा जाए आपसे कि भारत में तो हमारा संसद ही हो जाता है, और इसी को अगर अमेरिका में पूछा जाए तो कांग्रेस हो जाता है वहाँ पे। तो इनसे भी आप कुछ क्वेश्चन याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बदरायन। उत्तर मीमांसा जो एक दर्शन है उनका जो प्रवर्तक बदरायन को माना जाता है, और जैमिनी जो है उनको पूर्व मीमांसा एवं कनाद को जो है वैशेषिक दर्शन के जो है प्रवर्तक माना जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पंचायतों को संवैधानिक आधार जो है प्रदान करने की सिफारिश सर्वप्रथम किस समिति के द्वारा की गई थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लक्ष्मीवल सिंघवी समिति के द्वारा। 1986 ईस्वी में गठित लक्ष्मीवल सिंघवी समिति ने सर्वप्रथम पंचायतों को संवैधानिक जो है आधार बेस प्रदान करने के लिए उन्होंने सिफारिश किया था। अगला प्रश्न देख लेंगे कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट की दूरी भूमध्य रेखा से कितनी है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसको आप रिवर्स में याद रखेंगे, 876 किलोमीटर। जो हमारा जो शरीर का जो पृथ्वी का जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध जो है हमारा यहाँ से जो है दो भाग अगर करते हैं, विषुवत रेखा, और विषुवत रेखा से जो उत्तरी भाग है हमारा, वहाँ से अगर आप चलेंगे तो 876 किलोमीटर के बाद हमारा भारत का जो है इंदिरा पॉइंट आपको मिल जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय थल सेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कलकत्ता में पूर्वी कमांड का, जो कि पूरब की ओर है। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रसिद्ध यात्री निकोलो कॉन्टी किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा पर आए थे? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें, कि उपयुक्त में से कोई नहीं। ये जो निकोलो कॉन्टी है आपको देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा किए थे, तो इसका ये ऑप्शन में नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन किसके सदस्य करते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राज्यसभा का जो सभापति होते हैं, उपसभापति, उनका निर्वाचन राज्यसभा के सदस्य ही करते हैं। अगला प्रश्न देख लेंगे कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार ने भारतीय प्रशासन को सीधे अपने हाथ में लिया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1858 हो जाएगा। 1857 में जो विद्रोह हुआ था उसको देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने 1858 में जो है जो गवर्नर जनरल का था उसका पद समाप्त करते हुए अपने हाथों में ले लिया प्रशासन को, और एक सचिव और वायसराय का जो है उस समय से पद हो गया हमारा कि वो ब्रिटिश सरकार के अधीन ही अब काम करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी, अर्थात कब की गई थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1953 ईस्वी में। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना आपको 1953 ईस्वी में की गई, और इसका जो मुख्यालय है आपको नई दिल्ली में है। अगर आपको ललित कला अकादमी पूछा जाए तो 1954 में, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय अगर पूछा जाए तो 1959 में, और राष्ट्रीय पुस्तकालय अगर पूछा जाए तो इसकी स्थापना कलकत्ता में हुई और 1948 में हुई थी। अगला प्रश्न देख लेंगे कि भारत में मानसून सबसे पहले किस स्थान पर आता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप पर ये हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि भारत में, तो भारत में सबसे पहले हो जाएगा, तो इसमें सबसे पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पहुंच जाता है, और इसके एक सप्ताह के बाद ये केरल और मालाबार तट पे पहुंचता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, व्यापार नीति का निर्धारण। ये कार्य जो है आपको केंद्र सरकार काम करती है, इसमें आरबीआई आपको दखल नहीं देती है। तो आरबीआई का जो प्रमुख काम है, जैसे कि करेंसी नोटों का निर्गमन करना, सरकारी बैंकर का काम करना, बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करना, और विदेशी जो मुद्रा होता है उसका विनिमय का नियंत्रण करना, और साख नियंत्रण और कृषि वित्त व्यवस्था की देखरेख करना। अगला प्रश्न देखेंगे। भारत में संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपात को रखा गया है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 360 हो जाएगा। भारत के संविधान में अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल को रखा गया है, और इसमें जिक्र है इसका,
और वित्तीय आपातकाल जो है हमारा अभी तक भारत में लगा नहीं है, और इसका प्रावधान आपको जो है भारतीय संविधान के जो है 18वें भाग में है, जैसे अनुच्छेद 352 से 360 तक। और अगर आपातकालीन स्थिति के बारे में अगर पूछा जाए तो 3 प्रकार के आपात के बारे में वर्णन है, जैसे राष्ट्रीय आपात है आपको 352 में, और सराष्ट्रपति शासन 356 में, और वित्तीय आपात जो है आपको 360 में लगता है। अगला प्रश्न देखेंगे, संसद के अंतर्गत शामिल होते हैं क्या होगा? तो और इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपर्युक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। जैसे कि संसद में राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा है, तो इसका आंसर यह होगा कि संसद के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा सभी शामिल होते हैं, जो भारतीय संसद के 3 अंग का निर्माण करती है, और इस तीनों से मिलकर संसद का निर्माण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर ए, अनहैप्पी इंडिया, बाल गंगाधर तिलक। अनहैप्पी इंडिया के लेखक बाल गंगाधर तिलक नहीं बल्कि लाला लाजपत राय थे, जो 1920 ईस्वी में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आगा खां के द्वारा। आगा खां के द्वारा 31 दिसंबर 1928 से 1 जनवरी 1929 तक दिल्ली में सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की गई, और सम्मेलन की पृष्ठभूमि 10 सितंबर 1928 में आई नेहरू रिपोर्ट थी, और इसमें जो है बड़ी संख्या में केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं के जो है मुस्लिम सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा पत्र जारी किया गया था, और इसी में ये कहा गया कि मुस्लिमों के सहमति के बगैर कोई संवैधानिक सुधार या सुधार मंजूर नहीं होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1986 में। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन दिनांक 27 अक्टूबर 1986 को नौवहन और नौचालन के उद्देश्य से अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास और विनियमन के हेतु जैसे उसका रेगुलेटिंग के लिए किया गया था। अगला प्रश्न देख लेंगे यहाँ पे कि शेयर बाजार का जो नियामक संस्था क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेबी। जो सेबी है हमारा स्टॉक एक्सचेंज ब्यूरो जो है, हम स्टॉक एक्सचेंज ब्यूरो ऑफ इंडिया, तो इसमें जो है हमारा ये रेगुलेटिंग अथॉरिटी है, जिसमें कि इसकी स्थापना आपको 12 अप्रैल 1988 में होती है, और इसको जो मान्यता है आपको 30 जनवरी 1992 को मिली है। इसका मुख्यालय आपको मुंबई में है, और इसका मुख्य कार्य क्या होता है कि प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करना, और प्रतिभूति जो है बाजार को बढ़ावा देना, और विनियमन करना है, अर्थात रेगुलेटिंग करना है, सारे पर कंट्रोल करके रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब की गई? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1986 ईस्वी हो जाएगा। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया था। इस अधिनियम ने उपभोक्ताओं को उपभोक्ता अदालतों में प्रतिनिधित्व करने का अधिकार दिया, जिसके तहत जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर त्रिस्तरीय अर्ध न्यायिक तंत्र स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे कि न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च पद हासिल करने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला कौन बन गई है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिभा भुल्लर माल्डोनाडो। तो न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में जो है सर्वोच्च पद हासिल करने वाली महिला जो दक्षिण एशियाई है प्रथम महिला प्रतिमा जो है भुल्लर माल्डोनाडो बन गई हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में बुजुर्गों को हवाई यात्रा के द्वारा तीर्थ दर्शन कराने वाला देश का प्रथम राज्य कौन बन गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के द्वारा जो है बुजुर्गों को हवाई यात्रा करवाकर तीर्थ दर्शन कराया जा रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे कि 25 मई 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को पूर्ण ई गवर्नेंस राज्य घोषित किया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल हो जाएगा। केरल राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को पूर्ण ई गवर्नेंस राज्य घोषित कर दिया है। अगला प्रश्न देखेंगे कि यूनेस्को के घोषणा के अनुसार कौन सा देश जुलाई में फिर से यूनेस्को में शामिल होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। यूनेस्को की घोषणा अनुसार अमेरिका जुलाई में फिर से जो है आपको, हालांकि ये जुलाई आपको पास हो चुका और ये सेट में दिया हुआ है, तो इसको देख लीजिए, शामिल होने के बारे में बोला गया है। अगला प्रश्न है हमारा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला किस देश में रखी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है लिटिल इंडिया गेटवे की जो आधारशिला है आपको ऑस्ट्रेलिया में रखा गया है। और ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है। वहाँ पे आपको बहुत सारे मरुस्थल है, गेम्सन, सैमसन, और उसमें जो है आपको उनसे रिलेटेड अगर जब भी कोई देश के बारे में जानते हैं उससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो जरूर उसे करें। जैसे कि उसकी राजधानी कहाँ है, इसमें इसके घास के मैदान को क्या कहते हैं, यहाँ पर जो भी हो आप उसे बताने का प्रयास करें, इसमें कमेंट में डिटेल में लिखने का प्रयास करें। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होमोकॉन 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देहरादून हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस पूर्व क्रिकेटर को त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, सौरव गांगुली हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास अल मोहेद अल हिंदी 2023 का आयोजन किया गया है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सऊदी अरब हो जाएगा। ये आपको भारतीय नौसेना और सऊदी अरब की नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास अल मोहेद अल हिंदी का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भारतीय नौसेना ने अपनी पहली स्वदेशी बोट का पहला समुद्री परीक्षण गोवा से मुंबई के बीच किया गया, तो इसका जो है डैश का किया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फास्ट इंस्पेक्टर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस के द्वारा की जाएगी, अर्थात किस देश के द्वारा? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे, किस देश ने अपने पर्यटन उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष घोषित किया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेपाल के द्वारा। नेपाल के द्वारा जो अपने पर्यटन उद्योग को फिर से जो है रीस्ट्रक्चर और पुनर्जीवित करने के लिए जो है 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष घोषित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, गृह लक्ष्मी योजना और अन्ना भाग्य योजना किस राज्य में फिर से शुरू की गई है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक में। और अगला देखते हैं, ये तो मैथ का सवाल है। तो इस प्रकार से हमारा जो है इस प्रैक्टिस सेट का भी समापन हो गया है अभी। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों से फिर से अनुरोध है अंतिम में कि आप सारे परीक्षार्थी एक ही जैसे हैं, चाहे वो बिहार पुलिस का एग्जाम हो या बिहार दरोगा का एग्जाम हो या जो भी परीक्षा हो, लगभग प्रश्न एक ही जैसे रहते हैं। तो किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं, प्रश्न का प्रक्रिया और जो तरीका है हल्का सा उसको पूछने का वो मेथड चेंज हो जाता है, बाद बाकी मूल प्रश्न जो है वही रहते हैं। तो इसलिए आप कोई भी एग्जाम हो सभी प्रश्न को देखने का प्रयास करें। दरोगा में आपको या एसआई जो आपका सब इंस्पेक्टर जिसकी तैयारी आप लोग करते हैं, सब में ज़्यादातर क्वेश्चन इसी टाइप के रहते हैं। तो आप सारे परीक्षा जो है एक ही जैसे रहते हैं और इस पर सभी प्रकार के प्रश्न हम लाते रहेंगे, सेट और तैयारी करवाते रहेंगे। और आपसे अनुरोध है कि अब जो विद्यार्थी इसमें नहीं जुड़े हैं अभी तक उनसे आप शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोगों के सहयोग से ही यह चैनल सब दिन चलता रहेगा। मिलेंगे आपसे फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।